pleasure to invite some of my dearest friends on stage and some names which all of you must be familiar with. You must have seen them, heard them, been part of what they do, believed in them, and made them who they are today. So, big round of applause to the next panel. Before you know कौन है, ताली. क्योंकि यही होता है कि थोड़ा एजेंडा देखना होता है बाहर. तो सबसे पहले मैं साइमा जी को, आरजे साइमा को बुलाऊंगी स्टेज पर. बिग हैंड टू साइमा. हु डजंट नो साइमा? लवली टू सी यू अगेन. देन आई वुड लाइक टू इनवाइट श्री अतुल तिवारी जी. बहुत ही करीबी मित्र, दोस्त, घर वाले, और इनको आप लोग ने टीवी में, फिल्म्स में भी देखा होगा, टीवी पे भी देखा होगा, सुना भी होगा. थैंक यू अतुल जी. ही इज़ कमिंग फ्रॉम ढाका ओनली फॉर दिस प्रोग्राम. सो अनदर राउंड ऑफ अपलॉज फॉर हिम. Rakshanda ji, we are privileged to have you, an academic of your caliber, stature, to find time, and what you've been doing recently, documenting, and taking out books on progressive writing. I think this channel would have been incomplete without your presence. Thank you so much. कुर्बान अली साहब, इनकी तो आवाज़ सुनेंगे तो आप खुद ही पहचान जाएंगे कि ये ज़रूर रेडियो के होंगे, बिकॉज कुर्बान साहब हैज़ बीन विद BBC and now he runs his own YouTube channel, and he's a no-name. And last but not least, guess who? Rahul Ram from Indian Ocean. I don't need to give his other introduction because it won't be kosher here. But Rahul, it's a pleasure to have you here. Thank you so much for finding time. इनके घर में शादी है. We have to let him go at the earliest. There's a wedding in his house, but he has found time. A big hand to this panel. Thank you so much. Thanks a lot for having all of us here. And thank you so much. Radio की दुनिया से बाहर आने के बाद, when we get to see faces, it is just so refreshing. मतलब today World Radio Day पे we always believe कि अपने दिन को, मतलब बचपन से यही सिखाया गया है कि अपने बर्थडे में इतना ज़्यादा मत खुश रह जाना कि दूसरे सेलिब्रेट ना करें. So I think World Radio Day पे हम बहुत चुपचाप सुबह उठे थे, but then we started checking social media and the amount of wishes that are there. Thank you so much. This session is about poetry for inspiration. Or I'll try and approach this session from the point of view of a layman who has heard of Ghalib, Faiz, has heard of Rudyard Kipling, knows that, liking poetry is a good thing. लेकिन पोएट्री से होता क्या है? Why do I need to read poetry? एक तो समझ में नहीं आती, फिर उसके आसपास लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं. So let me begin with that question, and I would like each one of you to tell us कि पोएट्री से होता क्या है? क्यों लिखते हैं पोएट्री? और पढ़ के क्या हो जाएगा? मैम. पोइट्री से बहुत कुछ हो सकता है. पोइट्री से दुनिया बदल सकती है, समाज बदल सकता है, इनकलाब आ सकता है. और इनकलाब का आना कोई बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी चीज़ भी हो सकती है. पोइट्री अगर बहुत ही आसान और इडियट प्रूफ तरीके से कहना हो तो पोइट्री गागर में सागर भरने के बराबर है. यानी बड़ी चीज़ को चंद अल्फाज में कहना है. आप एक तकरीर नहीं देना चाहते, प्रवचन नहीं करना चाहते, आप सर्मन ऑन द माउंट नहीं देना चाहते, लेकिन आप एक बहुत तेज़, चुभती हुई और बहुत तीखी और ऐसी चीज़ कहना चाहते हैं जो फ़ौरन असर करे, दिल को छुए. तो आपके पास एक टुकड़ा है, एक मुखड़ा है, एक शेर का टुकड़ा है, एक गीत का ज़रा सा हिस्सा जो आपको याद है. गालिब ने कहा था, गोया वो भी मेरे दिल में है. यानी जो मेरे दिल की बात है वो शायर ने कह दी. बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम समझते हैं कि हम कहना चाहते हैं. इंदिरा गांधी ने उनसे, एस्ट्रोनॉट से पूछा वहाँ से भारत कैसा दिखता है. अब वो क्या क्या बताएं. उन्होंने कहा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. तो एक चीज़ आपको सरल सी बात कहनी हो और आपके पास उस वक्त अल्फाज नहीं है, तो आप शायर का सहारा लेते हैं, आप शायरी का सहारा लेते हैं. रक्षंदा साहिबा से इत्तेफाक करते हुए कि शायरी
और उससे मिलती जुलती कुछ चीज़ें, मसलन हसरत मोहानी ने एक नारा दिया, इनकलाब जिंदाबाद, और वो हिंदुस्तान की आज़ादी का सबसे बड़ा नारा बना। और आज भी वो उसी शिद्दत के साथ जब कहीं भी आज़ादी की बात होती है, जब कहीं भी असर्शन की बात होती है, वो इनकलाब जिंदाबाद ही होता है। फैज़ की शायरी, अब उन्होंने हिंदुस्तान के आज़ाद होने पर लिखा था, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी, कहीं ना कहीं फ़लक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। अब इससे बेहतर मेरे ख़्याल में इलस्ट्रेशन उस वक्त का, उस आज़ादी का जो खून में नहा के आई थी, हो नहीं सकता। और उसके बाद साहिर लुधियानवी ने बहुत सारी नज़में लिखी और बहुत सारे गाने लिखे, वो सुबह कभी तो आएगी, और फिर ख़ुद ही उसका जवाब दिया, क्योंकि उस सुबह को ना कभी आना था। आज तक हम सब उसी के इंतज़ार में हैं कि वो सुबह कभी तो आएगी। लेकिन फैज़ हमें कहते हैं कि कितनी हो गम की शाम, मगर शाम ही तो है। तो ये शायरी जिसके लिए आप एक किताब लिखें, कई घंटे की स्पीच दें, वो एक शेर से, वो एक नज़्म से, वो एक गज़ल से पूरी हो सकती है। ये है शायरी की ताकत। और दूसरी चीज़ ये है कि हर हाल में आप गम में हैं तो शेर पढ़ते हैं, आप खुश हैं तो शेर पढ़ते हैं, आप जश्न मनाते हैं तो शेर पढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं शायरी आपके आसपास ही चलती है। गालिब का एक शेर है बड़ा मशहूर, जो उन्होंने अपने बेटे के मरने पे लिखा था कि जाते हुए कहते हो कि क़यामत में मिलेंगे, गोया क़यामत का है दिन कोई और, मेरे लिए तो आज ही का ये दिन क़यामत है, मेरे लिए इससे बड़ी क़यामत क्या होगी। तो ये चीज़ें हैं, और जाहिर है कि आज जो एक नया इनकलाब नौजवानों में हमें हिंदुस्तान भर में देखने को मिल रहा है, कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक, लगता है कि फैज़ दोबारा से ज़िंदा हो गए। हर बच्चा, मुझे अभी मैं 3 दिन पहले जामिया गया एक फैमिली दोस्त के यहाँ, और 3 साल का बच्चा वो गा रहा है, हम लेंगे आज़ादी, लड़के लेंगे आज़ादी, और वो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान भी गा रहा है। तो जब भी कभी कोई मूवमेंट चलता है, कोई तहरीक चलती है, तो उसमें शायरी अपना एक ख़ास रोल अदा करती है। वो पिछले 100 साल से हमने देखा है, और भी उससे पीछे जाएं, यानी 1857 से लेकर के जो आज़ादी की पहली जंग कही जाती है, और 1947 तक, और उसके बाद भी, और हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तान में भी। दिक्कत ये है कि जब हमारा नज़रिया तंग हो जाता है तो हम फैज़ को मुसलमान समझने लगते हैं, हम कुछ और समझने लगते हैं। मतलब जिस आदमी को पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा परेशान किया, उसको हम मुसलमान समझ रहे हैं और उसकी शायरी को नापसंद कर रहे हैं। जी राहुल, आप लिखते हैं, और जब आप लिखते भी हैं और आप उसको पढ़ते भी हैं और आप उसको गाते भी हैं, और जितना दमदार लिखते हैं उससे दमदार गाते हैं। आपको जब हम सुनते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमें क्या महसूस होता है। हमारे अंदर बहुत सारी नॉट्स जम जाती हैं ज़िंदगी में, जहाँ जहाँ हम अटक जाते हैं वहाँ वहाँ नॉट्स आ जाते हैं। जब हम आपको सुनते हैं तो वो नॉट्स खुलनी शुरू हो जाती हैं। तो जिन नॉट से आप हमें आज़ादी देते हैं, आप क्या सोच के और किस जहन में उन अल्फाज को उतारते हैं? एक तो thank you. Genuinely. No, it's on. I can hear it. Can you hear it? Yes. Yeah. So, firstly, we don't really write our, Indian Ocean doesn't write their own lyrics. Somebody else writes it for us, most of the time. Yeah. और कुछ तो ट्रेडिशनल लिरिक्स हैं और कुछ तो फोक सॉन्ग्स इत्यादि हैं। दूसरा, मैं जो ऐसी तैसी के साथ करता हूँ, वो तो हम लोग 3 लोग मिलके एक साथ लिखते हैं, और हमारा फ़ायदा ये है कि हमारे पास एक एस्टैब्लिश्ड लिरिसिस्ट है जो कि फाइनल चेक देता है कि यार ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है इत्यादि। तो बट आई एम मच मोर ऑफ अ लिरिक्स पर्सन देन अ पोइट्री पर्सन, एंड आई वॉज लाइक वन ऑफ दोज पीपल जो बचपन में जब पोइट्री पढ़ते थे कुछ समझ नहीं आता था मेरे को, ये क्या है। आई वॉज वन ऑफ दोज ये क्या है टाइप पीपल, एंड much later did I realize the beauty of
poetry, and again more to do with lyrics. जी See, for example, I'll say something which it may not be very pleasing to a lot of people, is that जो हम देखेंगे जो गा रहे हैं आजकल लोग, it's beautiful poetry, but it's a really boring song. Have you sung? I mean, if you hear it being sung, it is usually sung like a dirge. इस स्पीड पे गाया जाता है और इस होपलेसनेस से गाया जाता है कि यार कब तक देखते रहोगे यार तुम, आगे तो बढ़ो, कुछ तो करो इसके बारे में, you know. So it's sung with, and even if you up the speed and sing it like एक पाकिस्तान कोक स्टूडियो में एक वर्जन है जो कि हाई स्पीड पे, पर ट्यून फिर भी बोरिंग है यार, क्योंकि वो ट्यून गाने के लिए नहीं लिखा गया था. हर पोएट्री गाने के लिए नहीं लिखी जाती है, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू नो. दे थिंक कि पोएट्री को आप गाना बना दो, नहीं भाई, लिरिक्स अलग होते हैं. लिरिक्स में देयर इज अ डिफरेंस इन द वे मीटर इज यूज्ड. आई डोंट नो इफ यू विल एग्री विद मी, बट एवरी पोएम कैन नॉट बी संग. इट इज इम्पॉसिबल. We have been at times forced to convert poetry into song, and it's not very easy, and it's not very pleasant. The end result is also not very pleasant either. Like there is a poem, sir, by Noon Mim Rashid, which we were asked to make into a song, and we had to fight very, very hard. जिंदगी से डरते हो करके उन्होंने लिखा है. अब वो पोएट्री तो ब्रिलियंट है, ओके, बट व्हेन यू ट्राई एंड मेक इट इनटू सॉन्ग, बिकॉज ही चेंजेस मीटर एट डिफरेंट पॉइंट्स, ही हैज लॉन्गर लाइंस, ही हैज शॉर्टर लाइंस, एंड व्हेन यू मेक इट इनटू अ सॉन्ग, it is not as pleasing as it would be. I think if he had meant it to be sung, he would have written it differently. तो ये मैं कंटिन्यूसली बोलूँगा कि लिरिक्स अलग होता है, पोएट्री अलग होती है. मतलब पोएट्री इज, लिरिक्स इज अ सबसेट ऑफ पोएट्री, स्मॉल इसमें मैं एक सबसेट. लाइन जोड़ूंगा. जी फैज साहब आए हुए थे और उर्दू बिलिट्स के एडिटर कमाल साहब के घर पे, शायद प्रदीप साहब बताएंगे बेहतर, तो उन्होंने कहा कि फैज साहब आप लिखते तो बहुत अच्छा हैं लेकिन गाते बहुत बुरा हैं. तो उन्होंने कहा कि लिखे भी हम, गाएं भी हम, कुछ तुम भी करो. मैं आई लाइक टू काइंड ऑफ जॉइन इश्यूज विद राहुल जी, whom आई लव. ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि लिरिक्स इज अ सबसेट ऑफ पोएट्री, लेकिन सर ये कभी कभी कंपोजर पे भी डिपेंड करता है. कमिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ थिएटर एज आई डू, द थिंग इज दैट यू कैन ऑल्सो give a lovely tune to prose, forget about poetry. You can do it. So it depends on the capacity of the composer also at times. बल्कि हमारे यहाँ थिएटर में तो हमको सिखाया जाता है कि जब बोलो डायलॉग तो ऐसे बोलो कि गा रहे हो, और जब गाओ तो ऐसे जैसे बोल रहे हो डायलॉग. So this is the kind of a thing. But coming back to your question about why poetry, हालांकि काफ़ी कुछ बोला जा चुका है, मगर फिर भी मैं like to add my 2 bits. साइमा, भाई ये तो आप ऐसे ही सवाल है आपका कि हम बातचीत ही क्यों करते हैं. अगर हम बातचीत करते हैं ज़िंदगी में, बोलते हैं, तो उसका सबसे अच्छा क्रिस्टलाइज ब्यूटीफुल फॉर्म पोइट्री ही है. जो गागर में सागर भरने की बात कही रक्षंदा ने, मैं एक रहीम का आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. दोहा, 2 छोटे छोटे अर्थ बता दूँ, हालांकि हिंदी में है मगर फिर भी बता दूँ. दीर्घ माने दीर्घ माने बड़ा, लंबा, और आखर माने अक्षर, 2.5 अक्षर प्रेम का वाले आखर. तो रहीम दास यूँ कहते हैं, और वो पोइट्री के बारे में बात कर रहे हैं. दीर्घ दोहा अर्थ के, आखर थोड़े माही. थोड़े अक्षरों में लंबी बात कहने वाली चीज़ दोहा ही होता, पोइट्री होती है. दीर्घ दोहा अर्थ के, आखर थोड़े माही, जस रहीम नट कुंडली उछल कूद बढ़ जाए. जैसे कंटोर्शनिस्ट होता है, इतना छोटा सा आता है और सडनली ही एनलार्जेस हिमसेल्फ. और एक जगह, एक, क्योंकि सब लोगों ने गालिब को कोट किया, मैं नहीं करूंगा तो यहाँ सब समझ जाएंगे इस बात को डेफिनेटली कि मैं बेवकूफ़ हूँ, इसलिए गालिब एक जगह कहते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि किसी लड़की के बारे में कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है ये बात उन्होंने शायरी के बारे में कही है. एक अलग बात है, एक अलग चीज़ है उसकी हर बात, एक अलग चीज़ है उसकी हर बात. इबारत क्या, इशारत क्या, अदा क्या. तो ये जो 2 चीज़ें, मेरे ख्याल से इट शुड, आई नॉट टेक एनी मोर ऑफ योर टाइम. राइट. हमेशा ज़िंदगी में वो पहला एक मोमेंट होता है जब हम कुछ ऐसी लाइन से मिलते हैं जो हमारे साथ ज़िंदगी भर रह जाती है.
और अक्सर मेरे साथ ये बचपन में हुआ। मुझे याद है कि it was one of those times जब load shedding हो रही थी, and that was the only time when I used to get to go for a little walk with my father, and that was the only time when he would inflict a ghalib on me, though I was in class 1, and would ask, and would ask that what does it mean, and I'm like, I have no clue, and for an hour I would try and tell him the meaning, क्या ये मतलब है, क्या ये मतलब है, क्या ये मतलब है। और उस वक्त उन्होंने एक रोज़ ऐसे बोला, चलो आज तुम्हारा इतना इम्तिहान नहीं लेंगे, ये बताओ कि इन लाइंस का क्या मतलब है कि मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। तो मैंने उनकी तरफ देखा, मैंने कहा मतलब आपने मुझे मुसलमान बनाया? तो उन्होंने बोला कि बस इतना ही मतलब तुम अभी समझोगी। लेकिन वो लाइंस मेरे साथ रह गई, साहिर लुधियानवी की वो लाइंस। मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहती हूँ, आप पहली बार वो जिसे पोइट्री कहते हैं उससे कब मिली और आपकी क्या याद है और वो किसने क्या लिखा था? ओ साइमा, क्या याद दिला दिया तुमने। सबसे पहली याद है शायरी की ही। मेरे नाना एक शायर थे, उर्दू के टीचर थे। गर्मी की छुट्टियों में हम अलीगढ़ जाया करते थे और हम दिल्ली के टिपिकल मिडिल क्लास इंग्लिश मीडियम स्कूल ब्रैट्स थे। लेकिन एकदम से एक जेकिल एंड हाइड किस्म की पर्सनालिटी बदल जाती थी। अलीगढ़ जाते थे छुट्टी के लिए और एकदम से एक उर्दू के माहौल में डूब जाते थे। वहाँ हमें गुड़िया की और राजा रानी की कहानियाँ नहीं सुनाई जाती थी, बल्कि उम्दा किस्म की उर्दू शायरी सुनाई जाती थी। मेरी जो सबसे शुरू की याद है वो अपने नाना के ज़रिए उर्दू की शायरी सुनना, यानी जब अल्फाज के मायने नहीं समझ में आते थे, जो कान में आवाज़ जाती थी वो उम्दा पाए की शायरी थी, यानी इकबाल और गालिब और मीर। मसलन अब 3 या 4 साल का बच्चा क्या समझता है जब आप उसको इकबाल पढ़ के सुना रहे हैं? हकीकत हुस्न एक बहुत ही खूबसूरत सी नज़्म है इकबाल की। खुदा से हुस्न ने एक रोज़ ये सवाल किया, जहाँ में क्यों ना मुझे तूने लाजवाल किया। मिला जवाब के हकीकत देखिए अब ये हो जाता है बुढ़ापे में कि इंसान भूल जाता है। किसी को याद है? मिला जवाब के इस वक्त भूल गई हूँ, बट बहरहाल जो तसव्वुर खूबसूरती का है, जो तसव्वुर खूबसूरती का है, जो तसव्वुर मतलब खुदा से ये पूछा जा रहा है कि क्या चीज़ है खूबसूरती, और वो कहता है जिसकी हकीकत ज़वाल है, यानी जो बनेगा ही ज़वाल के लिए, डिके के लिए। ब्यूटी में एसेंस डिके का है, कि वो एक दिन ख़त्म हो जाएगी। तो अगर 2, 2.5, 3, 4 साल के बच्चे के जहन में इस किस्म के ख्याल जा रहे हैं, जो सिर्फ शायरी के ज़रिए, अदब भी ये करता है, लेकिन बड़े अदब में सिर्फ आप शायरी निकाल लें। और इस वक्त चूँकि हम शायरी के हवाले से बात कर रहे हैं, तो शायरी ये काम ज़्यादा तरीक़े से, मतलब सटीक तरीक़े से ये काम कर सकती है। वैसे तो हम पूरे ही अदब के लिए कहते हैं कि वो समाज को आईना दिखाता है। साहित्य, अदब, लिटरेचर का काम ये है कि वो एक आईना दिखाए। वो उस आईने में समाज के जो भी झोल है, अच्छा, बुरा, अनइवन, खूबसूरत, बदसूरत, जो भी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें आपको दिखाए। लेकिन शायरी ये काम भी करती है, शायरी ये अक्कासी भी करती है, एक आईना भी दिखाती है, लेकिन और चीज़ें भी करती है जो बड़ा, जो गद्य यानी प्रोज जो शायद ज़रा वक्त लेता है करने में, शायरी वो काम बहुत जल्दी करती है और असर देर तक छोड़ती है, ऐसा मुझे लगता है। साहब आपने कहा कि अपनी याद बचपन की बताऊं शायरी के हवाले से। तो 3-4 साल का रहा हूँगा। मेरे वालिद सियासतदान थे, उन्होंने यूपी में एक नया एक्सपेरिमेंट किया था। 67 में एक नई नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी और उसके एक मिनिस्टर थे मंगल देव विशारद साहब, आजमगढ़ के दलित, बहुत ही बदसूरत, काले एकदम। लेकिन उनका रिसेप्शन था, हमारे गांव आए थे और मुझे कहा गया था कि आपको एक गाना, और उस ज़माने में सूरज फिल्म आई थी और उसका एक गाना बड़ा ज़माने में चलता था, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया। तो आप गा के सुना देना। और मैंने, अब वो याद नहीं रहा, उस वक्त याद था, उस वक्त याद कराया भी गया था, लेकिन मैंने महीनों और शायद बरसों तक उलाहने और तंज सहे लोगों के
कि ये इतने ख़राब बदसूरत आदमी के लिए तुमने इतना खूबसूरत गाना गाया। तो एक तो वो शुरुआती दिन की याद। उसके अलावा घर में नाना नानी दादा दादी, जैसा अभी चंदा साहिबा कह रही थी कि उनका तकिया कलाम होता था शायरी, और या फ़ारसी की कोई मसल, पुनः जिन्स बहम जिन्स परवाज़ कबूतर बाज़ बा बाज़ अक्सर दिन में सुनने को मिलती थी। उसी तरह से शायरी भी। लेकिन ये कि वो शुरू से ही उसका एक असर, और चूँकि पोइट्री के हवाले से बात हो रही है, अब हिंदुस्तान में मुहर्रम मनाया जाता है, और करबला का वाक़या जो है वो एक बड़ा वाक़या है, और बहुत सारे लोगों के लिए उनके रिलीजन का भी हिस्सा है। लेकिन मैंने बचपन में ही मार्का करबला का मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन सुना, और वो ये कि दैट वाज ए फर्स्ट वॉर अगेंस्ट टायरनी, और उसको मीर अनीस कई सौ बरस बाद लखनऊ में बैठ करके लिख रहे हैं। और मीर अनीस उसी की वजह से अमर हो गए कि उनकी वो जो शायरी थी, जो इमेजिनेशन है, वो असल में करबला की लड़ाई को, उसकी जंग को, उसके पूरे वाक़े को इतना बेहतरीन और ख़ूबसूरत इलस्ट्रेशन करता है कि उसका अभी शायद दूसरा जवाब पैदा नहीं हुआ है। जी जी जी। राहुल, आप? Okay, so earliest memories, again, like I said, मेरा हमेशा लिरिक्स की तरफ ज़्यादा रहा है, और गानों की तरफ। तो मेरी माँ जो ललबाइज गाती थी, obviously that's the first poetry that has stayed on in my head, and she would sing in Bengali, and she would also recite Bengali poems, and she was Bengali. And it would be simple, you know, like stuff that I have probably heard this more than 50 years ago, obviously. And it would just stay on in my mind. There were two nice ones, man. One was একটু আস্তে আস্তে ভালো করে হাত পা টিপে দে না মা, ঘুম 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 করছে আমার গা, আমি সকাল না হতে গিয়েছিলাম খেলতে, খেলে খেলে হাতে পায়ে ব্যথা হয়েছে, আরো আস্তে আস্তে etc. You know, so it's a very really. The other thing that Bengalis used to do is to make their kids, when you know you're just about going to sleep and somebody's rocking you, and the thing which goes baish kata, baish kuduli, baish phool, baish kul, bash bohe pool. So this was that you had to then remember the names of 22 plants with thorns, baish kata, baish kuduli, baish kul, baish phool. So imagine that this is clearly comes from a time when people had much more to do with nature than a kid growing up in a flat in Delhi. Absolutely. You know? Yeah. But it's so interesting that this is something that was so, because the kid would try and by the time he reached anyway. So, but it That's brings amazing. that poem brings in a lot of things. See, that's what I love about poetry, that there is a lot of history attached, and there's things that you can look at. Right. Ki yaar, obviously there was a time when people would know Baish Kata, Baish Kuduli, Baish Kul, Baish Pul. I don't think there's anybody in this room who can say that, except for probably if somebody's a botanist. You would name 22 plants with thorns. You name 22 climbers. You name 22 flowers. You name 22 fruit bearing separate. You know, they can't Incredible. overlap. Yeah. अदरवाइज वो तो सब में मतलब रोज बोल के चार गिन लिया आपने, ऐसा नहीं है। क्लाइंबिंग रोज बोल दिया, ऐसा नहीं है। सो आई फॉर मी दैट वाज माय फर्स्ट introduction to or whatever memory of poetry and song. Sir. I totally agree with Rahul that it's the first lullabies where a certain sense of poetry is drummed into you, almost like क्या था वो अर्जुन का बेटा जो पेट में ही सीखने उठने लगा था, अभिमन्यु की तरह ही से, उसी तरह से आप उससे ज़्यादा बड़े नहीं होते। But only one more time Rahul has proved that Bengalis are more sensible. Because here, the kind of poetry, kind of lyrics, kind of lullabies which his mother was reading to him had much more sense. What I remember is being on my mother's ear and you are being on like this, and which used to be total gibberish. I mean, and we never had a Sukumar Roy, father of Satyajit Roy, who wrote so many of gibberish poetry. But I still remember that poem. कुंतु कैया गुनु मनैया कौड़ी पैया जाज महू का बिल्डर आवा खाएगा बा डर खाएगा बा बची कुची फिर आएगा बा दन दा 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 दा. So you know the sense of poetry and music is getting into you from that time, and then of course, as everybody else said, that as you grow, you keep kind of listening to other things. But that was the first memory of a poem or kind of a poem, total gibberish. Right.
They say poetry is one of the greatest weapons against oppression, dissent. जब हम किसी चीज़ की लड़ाई के लिए निकलते हैं, एक स्ट्रगल के लिए निकलते हैं, तो मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि ये समझ में आता है कि आप वहाँ गए, आपने धरना दिया, आपने स्लोगनेरिंग की, आपने लोगों को बताया, आवाज़ उठाई, आप चिल्लाए, लेकिन ये क्या कि आप बैठ के एक पोइट्री का वीडियो बना रहे हैं? अब साहिर को क्यों पढ़ रहे हैं? आप फैज़ को पढ़ के क्या हुकूमत को समझ में आ जाएगा? लेकिन ये भी सच है कि हुकूमत फैज़ से डरती है। पोइट्री जब ऑपरेशन होता है, क्या हमारे कुछ ऐसे पोइट्स हैं जो कि उस माहौल से निकल के आए जिनका बैकग्राउंड सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन का था? क्या सबसे अच्छी पोइट्री तब होती है जब आप उस मंजर से, उस सिचुएशन से, उस एक्सप्लॉयटेशन, उस ऑपरेशन से गुजरते हैं? या फिर बिना उन सब के भी आपकी पोइट्री उतनी ही दमदार हो सकती है? आपके सवाल का दो तरीके से जवाब दिया जा सकता है जी। एक तो वो जो शायर कभी कभी बड़ी बात कहता है लेकिन ओब्लिकली कहता है। आज शहरयार को याद करना मुनासिब है क्योंकि 13 फरवरी को उनका 5वां या शायद 6ठा डेथ एनिवर्सरी है। हमारे वक्त के बड़े शायर थे शहरयार। शहरयार को के लिए कहा जाता था कि क्या वो प्रोग्रेसिव हैं, क्या वो मॉडर्निस्ट हैं। वो कभी कभी अपनी बात जो सही और स्ट्रेट तरीके से कहनी हो घुमा फिरा के कहते हैं। एक एग्जांपल देती हूँ जो इस वक्त जहन में है, सुनिएगा। एक छोटी सी नज़्म है। ये जो आसमां पे सितारा है, इसे अपनी आँख से देख लो, इसे अपने हाथ से छू लो, इसे अपने होठों से चूम लो, कि इसी पे हमला है रात का। तो अब क्या कहा इसमें? शायर ने क्या कहा? उसने बहुत आसान मेटाफर्स का इस्तेमाल किया। रात, सितारा, आँख, होंठ, हाथ, क्या बात थी? सब कुछ सीधा सीधा चल रहा था, ठीक ठीक चल रहा था। एक बार फिर से पढ़ दीजिए। अब याद रहा तब। ये जो आसमां पे सितारा है, इसे अपनी आँख से देख लो, इसे अपने हाथ से छू लो, इसे अपने होठों से चूम लो, कि इसी पे हमला है रात का। तो पंच कहाँ है? आखिरी लाइन में है ना। अब तक कुछ नहीं कह रहे थे, आखिरी लाइन में उन्होंने सब कुछ कह दिया कि भाई यही सितारा है, यही रात है, इसी पे हमला है। सितारा क्या है? रोशनी है, उम्मीद है, जिंदगी है। रात क्या है? डार्क फोर्सेस हैं। दे कुड बी फाशिस्ट फोर्सेस। ही इज़ नॉट सेइंग कि ये फाशिस्ट फोर्सेस हैं। ही इज़ नॉट सेइंग कि ये रात जो है ये राइट विंग फोर्सेस हैं और उसको सिंबल, वो कुछ नहीं कह रहे हैं, वो आप पे छोड़ रहे हैं। लेकिन आप समझ गए। मुझे आपको ये सब, अगर मैं ना भी ये संदर्भ देती तो आप फिर भी समझ जाते कि किस चीज़ का हमला है। ये तो बहुत पहले लिखी गई है। ये नहीं कि 2020 में एकदम से फाशिस्ट फोर्सेस हैं और हम उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं शायर ढूंढ लेता है अपनी बात और कहीं ना कहीं वो कहता है। एक तो एग्जाम्पल ये हुआ। दूसरा एग्जाम्पल वो होता है जब बिल्कुल एक नी जर्क रिस्पॉन्स होता है। कोई बड़ा हादसा, कोई बड़ी ट्रेजिडी, कोई बड़ा सान्या आप पे गुजरता है और शायर को लगता है आई हैव टू रिस्पॉन्ड टू दिस, एंड दे डू। दे रिस्पॉन्ड इन वाइट हीट। एक एग्जाम्पल देती हूँ। 1962 में पैट्रिस लुमुम्बा, जो कॉन्गो के पहले डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं। अब आप कहेंगे कि कॉन्गो में हो रहा है, हमें इससे क्या मतलब? लेकिन नहीं, उस वक्त का जो हिंदुस्तान था, उस वक्त का जो हिंदुस्तानी शायर था, उसको लगता है कि अगर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर कहीं का मारा जा रहा है, मेरे लिए ये ट्रेजिडी है। दिस इज़ कॉमन कॉज। आई हैव टू मेक कॉमन कॉज विद दिस बिग ट्रेजिडी। आज तो हम कहें मैनू की, सानू की, बट नहीं, उस वक्त ये कहा जा रहा है कि ये वहाँ पे ये हुआ है, कल ये हमारे साथ होगा। तो क्या होता है? साहिर लिखते हैं, खून आखिर खून है, सॉरी गलत पढ़ रही हूँ, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो याद कराइएगा मुझे, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। तो
अब ये एक एग्जाम्पल है जो एक हादसा हुआ है और शायर रिएक्ट कर रहा है, एंड देयर इज नो एम्बिग्विटी। शायर Right. कह रहा है कि देखिए जुल्म जो है वो अपना इलाज खुद ढूंढ लेगा, जब वो बढ़ेगा तो वो मिट जाएगा, और खून जो है वो कितना आप बहा लेंगे फिर वो जम जाएगा। Right. तो दो तरह से बात कही जा सकती है। और आप जो कह रही हैं ना कि हम जाते हैं और वो वीडियोस लेके आ जाते हैं, एक दूसरे को फॉरवर्ड कर देते हैं, चलिए 10 लोगों ने ऐसा किया, एक शख्स पे भी अगर उसका असर हुआ जी तो मेरे ख्याल से शायर का काम पूरा हो गया। बिल्कुल। कि कब अक्सर तो हम माइंडलेसली रिपीट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सोचते हैं। हम देखेंगे कि तमिल में तर्जुमे हो रहे हैं 85 ज़बान, इसकी एक आफ्टर लाइफ है। वो लिखा एक संदर्भ में गया था, जिया की ड्रैकोनियन लॉज के कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया था। इट्स फाउंड अ न्यू लाइफ टुडे इन शाहीन बाग, Right. but it's found a newer yet newer life. It crosses the Vindhya, it goes down south, people are singing it. T.N. Krishna is singing it in a totally different way. Absolutely. People are finding, आपको उसकी ट्यून से इतराज़ है, कहीं मैं समझ सकती हूँ कि ज़रा डर्ज लाइक है वो ट्यून, मैं मानती हूँ, लेकिन वो था एक लेमेंट, उस वक्त वो एक लेमेंट के तौर पे लिखा गया था। आज हम उसको एक एंथम ऑफ रेजिस्टेंस की तरह गा रहे हैं। तो जब उसी लेमेंट को हम एंथम ऑफ प्रोटेस्ट बनाएंगे तो नेचुरली हमें उसकी ट्यून बदलनी पड़ेगी, और क्यों ना आप उसको गा के सुना दें अपने अंदाज में, इंटरनलाइज। राइट। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या ये सच है कि जिस पे गुजरती है, जो ऑप्रेस्ड है, वो जब किसी पोइट्री को कोट करता है तो उसमें ज़्यादा जान होती है, दम होता है? और क्या ये सच है कि जो जुल्म करता है उसको सबसे पहले वो पोइट्री समझ में आती है, और जो बीच में लोग हैं, हम जो ना डायरेक्टली उसको झेल रहे हैं ना पार्टी हैं, वो ये सवाल उठाते हैं कि इससे क्या होता है? That cannot be the case all the time, but some of the time. और देखिए, कई बार जो मजलूम होता है उसकी तो ज़बान ही नहीं होती, उसको तो शायर अपनी शायरी के ज़रिए से बयां करने की कोशिश कर रहा है, और अभी तक कोई ऐसा पैमाना नहीं बना जिससे ये पता लगाया जा सके कि जिसके ऊपर जुल्म हुआ था उसका जुल्म शायरी में सही तरीके से बयां हो भी चुक गया है कि नहीं। आज तक मतलब हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि साहब जो मजलूमों पे जुल्म हुए, जो जालिमों ने जुल्म किए, उसके बारे में शायरों ने अपनी शायरी के साथ अपनी बात कह दी। लेकिन क्या जुल्म हुआ होगा वो तो जिसके ऊपर गुजरी होगी वही जानता है ना। सही। लेकिन उसको आवाज़ देने का काम शायरी ज़रूर करती है। कहीं ना कहीं लगता है कि अभी जैसा ये मामला चल रहा है कि इसमें हर आदमी तलाश करता है कि फैज़ ने किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा था, कब लिखा था, क्यों लिखा था, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं आज जो मेरे सामने मसला दरपेश है उससे जब मैं लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो मुझे बड़ी ताकत देता है, बड़ी तक़वियत देता है वो शायरी, और इसलिए फैज़ फिर जिंदा हो जाते हैं। जी, तक़वियत जो है वो शक्ति। और आज फैज़ का 109वां जन्मदिन भी है। हमने अभी शहरियार की बरसी की बात की। शहरियार से मेरा भी थोड़ा सा दोस्ताना ताल्लुक़ था, और उनकी शायरी का मैं बहुत बड़ा मद्दा और मुरीद रहा हूँ। और जिसका जिक्र भी रक्षंदा कर रही थी, एक और बड़ा मजबूत और पायदार शेर, और आज की सूरत हाल में वो बहुत मजबूत बैठता है, वो ये कि स्यारात नहीं लेती नाम ख़त्म होने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। तो आज जब मैं देखता हूँ ये जलसे, जुलूस, प्रोटेस्ट, रेसिस्टेंस, कि यही तो वक्त है नौजवान लोगों तुम्हारे आगे आने का और अपने हक को मांगने का। किसको कितनी बार किसने पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन का प्राइमबिल क्या है, राइट। लेकिन आज बच्चे को याद हो गया, उसके मायने पता चल गए। लोग कहते हैं शाहीन बाग में अनपढ़ बूढ़ी औरतें बैठी हुई हैं, उन्हें पता भी नहीं है, लेकिन उनको बिठा दिया गया है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। नहीं, वो 80 साल की औरत जो संविधान का मायने नहीं जानती, जो उस लफ्ज़ को नहीं जानती, लेकिन वो जानती है कि कोई एक ऐसी किताब है, कोई एक ऐसा दस्तावेज़ है जिसको मुझसे छीना जा रहा है, और उसे हासिल करना, उसको के लिए वो अपना हक़ जता रही है, और वो कह रही है कि हम कागज़ नहीं दिखाएंगे और अपना हक़ लेकर रहेंगे। तो ये शायरी, और इसमें एक दो नहीं, चाहे शायर हों, फैज़ हों, गालिब हों, मीर हों, वो अपने अपने कभी वो अपनी बात करते हैं। और इसके अलावा भी जो हमारी रोज़मर्रा की तकलीफ़ें हैं, दुख दर्द हैं, अब मुझे याद आता है एक शेर कि बहुत से लोगों को आजकल हार्ट की बीमारियां होती हैं, जी, हार्ट सर्जरीज होती हैं, ओपन हार्ट होता है।
अब मैंने सुना, काफ़ी वर्षों पुरानी बात है, एक साहब बता रहे थे, साहब मेरे ओपन हार्ट हुआ, बड़ा वक्त गुजरा, तो उन्होंने जो उनका हालचाल पूछ रहे थे, उन्होंने कहा कि मुसफ़ी हम तो समझे थे कि होगा कोई जख्म, तेरे दिल में तो काम बड़ा रफू का निकला। अब आप बताइए कि ओपन हार्ट सर्जरी पे या बाईपास पे इससे बेहतर चीज़ क्या हो सकती है, लेकिन ये शायरी हमें बताती है। सही तो या अब मैं आपको अपना बताऊं कि मेरी वालदा का जब इंतकाल हुआ, मेरे वालिद के मुंह से बरमला एक शेर निकला और उसमें उनकी पूरी तकलीफ़ का इजहार था कि हो गई गालिब बलाएं सब तमाम, एक मर्गे नागहानी और है, मर्गे नागहानी और है। तो मतलब ये कि अब मेरे लिए तो इससे बड़ी क़यामत और क्या हो गया, अगेन फिर वो उसी अंदाज की बात है कि सब कुछ खेल तमाम हो गया। तो आप, मैंने कहा ना कि जब परेशानी में होते हैं, खुश होते हैं, तो शायरी में या उसके एक लफ्ज़ में, एक स्टेंजा में आप जो बात कह देते हैं, वो शायद आप 1 घंटा बोलें, 2 घंटा बोलें, तब भी नहीं कह पाते। ये शायरी की क़ुव्वत है। Though I'll tell you what she said, Rakshanda ji, is that actually your initial thing was very poetic itself, that जो जुल्म करता है उसको क्या समझ आती है। जब आप गदर को बैन करते हो, राइट 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 राइट, तो शायद आप ज़्यादा समझ रहे हो। और जो पॉल रॉबसन पे फॉर एग्जांपल जब बैन हुआ था सिविल राइट्स मूवमेंट के दौरान, कि the power of the music and the poetry in these guys made the administration who was responsible for the oppression fearful. Maybe they don't even have to understand the lyrics, but they have to understand that this person can arouse passion in people. Okay? And that's how it works, both as that the contemplative poetry and the white heat poetry. Right. For example, I'll give you the example of हम कागज नहीं दिखाएंगे, फॉर एग्जाम्पल, जो कि वाइट हीट में लिखा गया, मुझे लगता है वरुण ने लिखा था वाइट हीट में, और वो सब जगह फैल गया सडनली, हम कागज नहीं दिखाएंगे। एंड द रिस्पॉन्सेज टू दैट फ्रॉम द ऑपरेसर और दोज हु सपोर्ट द ऑपरेसर आर सिमिलर। और तेरे शो में तो आने के लिए आईडी दिखाना पड़ता है, तू कह रहा कागज नहीं दिखाएंगे। यू नो, इट्स दैट लेवल ऑफ स्टुपिडिटी। राइट 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 राइट, banal, and you know, you just lack of application of mind. I mean, and it's useless telling these people that if the government says that the passport is not a valid document for identity, so have we been lying to every country all over the world all these years? कि सर हम इंडियन हैं, अगर तुम ही कह रहे हो कि ये सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, तो तुम कैसे जा रहे हो? Okay, so these are not, logic does not work. right, But poetry works in certain ways which, so for me, एक movement की जो गाने होते हैं, they are unifying forces for people in the movement. For 20-30 years later, you will remember that, you know, oh, that song. right, And that song will arouse those memories. yeah, And people remember those songs. Like, you know, I was fortunate enough to probably be the last generation that knew the IPTA songs. Because as the left kind of faded right, and the issues changed, you know, like you said, that somebody could sing about Congo back then. Today, nobody will, right? Because then it was a thing of people all over the world, unite this, unite that. अब नहीं है, अब localized मामला। अब जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन में 5-6 साल काम किया, अब वो है जल जंगल जमीन की बात, जिसमें लेफ्ट को इंटरेस्ट ही नहीं था, नहीं था, Right. frankly, because Right. it was more about class Yeah. than about anything else, and the damage done to the environment by various communist countries cannot be, you know, you can't. But it's been reinvented Yeah. here, so the Indian left does not have to follow what happened there, but the songs have changed. तो जैसे अब नर्मदा बचाओ आंदोलन में जो गाना नर्मदा बचाओ आंदोलन वालों को यूनाइट करता है, वो एक्चुअली भजन है, नर्मदा के नाम भजन है, right, माँ रेवा थारो पानी निर्मल। मगर वो क्यों यूनाइट करता है? क्योंकि नॉट बिकॉज ऑफ दिस ईदर द कंटेंट और द सॉन्ग, इट्स द कॉन्टेक्स्ट। that's right, yeah, तो पोइट्री कॉन्टेक्चुअली भी आपको यूनाइट कर सकता है, जो बिकॉज माँ रेवा इज नॉट अबाउट द स्ट्रगल, इज जस्ट अ सेलिब्रेशन ऑफ अ रिवर, right, right, and they're saying, well, our struggle is to keep this river free, so this song becomes, and that's what happens with it. But you know, some movements do not have songs, like Anna's movement had no songs. क्योंकि सॉन्ग ही नहीं था। मेरे ख्याल से also because Anna is not the kind of man who likes songs. He's such a disapproving of everything that musicians do and poets do. ये मत करो, वो मत करो, तो उसको गाना कैसे पसंद आ सकता है यार?
Right. आ ही नहीं सकता, थोड़ा तो दिल खुला होना चाहिए. Like similarly, I don't think I haven't heard any good songs coming from the right, frankly, because hatred से अच्छे गाने नहीं बन सकते, That's right. love से गाने बनते हैं. Absolutely, absolutely. So Rahul has been insisting कि वो हाँ lyrics. Okay, I have one thing to say to you, if I may interrupt. Next Please, time, start please, from here, okay? please, please. Because he is always. No. Seriously, I really have to ask because each time Rahul is making this clarification कि lyrics, I will talk about lyrics, I won't talk about poetry. Actually, एक आम इंसान के लिए I think we're talking about like poetic drifts rather than poetry because हम craft में नहीं जा रहे हैं. We really not because हमारा introduction to poetry are songs, film songs. हम उन्हीं के साथ बढ़े हुए हैं, वही हमने रेडियो पे सुना है, उन्हीं गीतों को हम आगे लेके गए और उन्हीं गीतों से शुरुआत की तो हम शायरों से मिले. फिर पता चला कि कुछ शायर भी गीत लिखते थे. मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि फिल्मों के लिए जब लिखा जाता है तो ज़्यादातर यही होता है कि पहले धुन बनती है और उस मीटर पे लिखा जाता है. लेकिन क्या अब ट्रेंड जो है चेंज हो रहा है? क्योंकि आजकल के गाने जब हम देखते हैं तो उसमें पोइट्री के नाम पे कुछ भी नहीं है. मतलब उसमें नेचर नहीं है. वो बिल्कुल जो हमारी जनरेशन जिस तरह से बदली है कि हम तू और मैं में सिमट के रह गए हैं, उसके अलावा हमारी वोकैबुलरी में कुछ है ही नहीं. तो जो फिल्मों के गाने आजकल लिखे जा रहे हैं उसमें क्या ये प्रेशर होता है कि उसको एक पोइटिक ड्रिफ्ट देना है, या फिर ये एक चैलेंज है, या फिर आपको लड़ना पड़ेगा ये कहने के लिए कि नहीं मैं पोइट्री इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ? बहुत ही कमाल का और कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन आपने मुझे मेरी तरफ फेंक दिया. पहली बात तो ये कि मैं फिल्मों में लिरिक्स नहीं लिखता हूँ, मैं स्क्रिप्ट्स लिखता हूँ. आप इस दुनिया से लेकिन ज़्यादातर अभी भी जो है फिल्म का जो एक चलन चल रहा है, जैसा कैफी साहब कहते थे कि पहले कब्र खोद दी जाती है फिर कहा जाता है इस साइज़ का मुर्दा लेके आओ. तो पहले धुन बना दी जाती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. जी. और कभी कभी तो धुन बनाने वाला एक मुखड़ा भी आपको दे देता है. वो कुछ भी हो सकता है, हाँ, कि तेरे प्यार की सुराही में छप 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 छप, ये मुखड़ा है. अब जिसको थोड़ा बहुत बदल लो, तुम सुराही नहीं गड़ा कर लो, लेकिन मतलब एक मुखड़ा भी दे देता है अक्सर वो. तो वो तो खैर ये होता है, अभी भी ज़्यादातर होता है. बट आई वुडंट से कि इसके मतलब ये है कि आज की तारीख में जितने लोग भी जो सो कॉल्ड लिरिसिस्ट हैं, चाहे वो वरुण हो, चाहे वो अमिताभ हो, चाहे वो जावेद साहब खुद हों, या चाहे वो गुलजार साहब हों, ये लोग सब नॉनसेंस ही लिख रहे हैं. ऐसा भी सच नहीं है. जी. तो बिल्कुल एक ब्रश में सबको मत आप धकेल लीजिए कि आजकल बिल्कुल ज़बान गायब हो गई है, नॉनसेंस गायब हो गई है. लिरिक्स का एक मायने तो वो है जो इन्होंने दिया कि सबसेट ऑफ पोइट्री. लिरिक्स के एक मायने जिस सेंस में फिल्म और थिएटर में यूज़ किए जाते हैं वो ये होती है कि तब वो लिरिक्स होती है व्हेन इट अराइजेस ऑफ अ सर्टेन सिचुएशन. और क्योंकि अगर सिचुएशन फिल्म में मेरी है कि एक आदमी जो कि अंडरवर्ल्ड का आदमी है और वो अचानक गाना गा रहा है क्योंकि वो कोई किसी मर्डर ने उसको, जो उसने खुद किया है, वो उसको तंग कर रहा है, तो यही गाएगा ना कि गोली मारो भेजे में भेजा साला शोर करता है. क्योंकि यही उसकी लिंगो, उसका यही है जो डायलॉग राइटर ने सेट किया हुआ है, डायरेक्टर ने, कैरेक्टर ने सेट किया हुआ है. तो उसमें कुछ और नहीं जाएगा. और सडनली वो नहीं कह सकते हम तुमसे मोहब्बत, ये उसका नहीं है भाई. वो वही गाएगा गोली मारो भेजे में. तो इसलिए लिरिक्स का, खास करके फिल्म और थिएटर के लिरिक्स का एक अलग जिम्मेदारी होती है. उसको एक अलग तरह से देखना चाहिए. समंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो, कैरेक्टर जो गाता है वो एक सर्टेन काइंड ऑफ कैरेक्टर है. वो यही गा सकता है, उसके अलावा कुछ और उसको गाना नहीं चाहिए. लेकिन कमिंग बैक टू योर मोर फंडामेंटल क्वेश्चन व्हाट यू आस्क्ड, कि क्या जाबिरों को तो समझ में आ जाती है कविता आप लिखते हैं, इसलिए जाबिर उसको बैन करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं. मेरे ख्याल से यहाँ दो शब्दों का इस्तेमाल हमें करना चाहिए. एक तो समझ में आना, और दूसरी चीज़ ये कि आर दे सेंसिटिव टुवर्ड्स दैट. आर दे सेंसिटिव टुवर्ड्स दैट. समझ में आना तो एक चीज़ होती है, बट आर दे, इज देयर समथिंग टच्ड इन देम बिकॉज ऑफ दैट. पानी है ये तो हमको भी समझ में आता है, लेकिन पीते ही अगर मेरे दांत में सेंसिटिविटी है, यूँ लगता है
तो देयर इज समथिंग, अ नर्व विच इज टच्ड. वो नर्व अगर उनमें होती तो शायद वो उस किस्म के जाबिर होते ही नहीं टू बिगिन विथ. उस तरह का जुल्म करने वाले होते ही नहीं अगर उस तरह की पोइट्री उनको समझ में आती रहती अपने बचपन से. उन्होंने कुछ और ही पोइट्री पढ़ी थी बचपन से, कुछ और ही डिपेंडिंग. वो भी बच्चा था बेचारा, जहाँ पैदा हुआ वहीं आसपास के पड़ोस में स्कूल में गया और जो भी हो सकता था वही सीखा उसने. तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वो बड़ा होकर वो दोषी हो गया अचानक. उसने एक दिन तय किया कि मैं मर्डर बनूंगा. उसके घर में होता था मर्डर, उसने भी बेचारे ने वही कर लिया. जैसे हमारे घर में सब्जी बेची जाती थी, मैं भी तक बेच रहा हूँ. तो ये इस तरह की भी बात है. एक तो ये बात है कि आयु, it's not just about understanding the meaning, it's also being touched by that. That's a very important thing, that differentiation which we will have to make. Right. But coming to radio, if you allow me, Please, sir. एक पॉइंट और कि हम लोग आज रेडियो फेस्टिवल में बात कर रहे हैं. जी. मुझे ऐसा लगता है, और हम लोग यहाँ पे किसी लिट फेस्ट में बात नहीं कर रहे हैं, तो मैं बात थोड़ी सी रेडियो की तरफ ले जाना चाहूँगा. और एक किस्सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा रेडियो को लेकर के कि और आज जो हमारे सेशन का है कि जो आपने कहा कि पोइट्री ऑफ इंस्पिरेशन. तो पाकिस्तान में अयूब खान साहब को ऐसा लगा कि टू इंस्पायर पाकिस्तानीज, विच ऑल्सो इंक्लूडेड ईस्ट पाकिस्तान, कि टू इंस्पायर देम टुवर्ड्स उर्दू so that they can understand Rakshanda better, they banned Tagore in 1961. Ayub Khan banned Tagore, all his poems, basically Tagore's poems used to come on radio. They were all banned कि पाकिस्तान रेडियो पर टैगोर नाम का हिंदू नहीं बजेगा जिसका गाना उनके यहाँ का नेशनल एंथम बन चुका है. और टैगोर को 61 में बैन कर दिया गया. ईस्ट बंगाल में कोई टैगोर आप रेडियो पाकिस्तान से नहीं सुन सकते थे. लोगों ने क्या शुरू किया, लोग शाम को अपने घरों में पार्लर्स में मिलने लगे, जुटने लगे कि आज आधा घंटा हमारे घर में आएंगे, टैगोर गाएंगे. आज 1 घंटा मिलेंगे, वहां पे हम टैगोर गाएंगे. और लोगों ने टैगोर को, जैसे हमारे यहाँ पे फैज को डिस्कवर किया जा रहा है, जिसका रक्षाबंधन ने इतना खूबसूरत जिक्र किया, 650 किलोमीटर की ह्यूमन चेन हाथ पकड़ के अगर फैज को गाते हैं, इट्स सम काइंड ऑफ अ वर्ल्ड रिकॉर्ड. पता नहीं गिनीज बुक वाले वहां आए थे कि नहीं आए थे. आई डोंट थिंक एनी पोएट हैज बीन संग दैट लॉन्ग कि 650 किलोमीटर की लाइन, 650 किलोमीटर की लाइन लगा के लोग उत्तर से लेकर दक्षिण तक केरला में गा रहे हैं. Right. उसी तरह से शुरू हुआ कि टैगोर को गाने लगे. और नेक्स्ट ईयर क्या हुआ 62 में, जब मुजीबुर रहमान साहब एक मीटिंग में गए, क्योंकि मुजीबुर रहमान साहब के मेंटर जिनका नाम था सोहरावर्दी, उनकी डेथ हो गई थी बेरूत में, और उनकी शोक सभा में जब गए मुजीब, तो मुजीब ने कहा कि वो तो जा चुके हैं मेरे मेंटर, लेकिन अब से हम क्या करेंगे कि टैगोर ने एक शब्द का इस्तेमाल अपनी किसी कविता में किया था, जो कविता क्या है मुझे भी नहीं मालूम है, बहुत से लोगों को कविता नहीं मालूम है, जहां उन्होंने हमारी शस्य श्यामला बंगाल की धरती को बांग्लादेश कहा था. आज से हम भी अपने देश को बांग्लादेश कहेंगे. तो सडनली उसी कहाँ से चीजें घूम करके आप बैन करते हो रेडियो पे, और बांग्लादेश नाम का जन्म हो जाता है. उसको जन्म लेने में और 10 साल लगेंगे अभी, लेकिन कम से कम किस तरह से ये इंस्पायर करती है पोइट्री, और कहाँ से कहाँ आप पहुँच जाते हैं. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. आप इसमें कुछ जोड़ना चाहती थी? अगर इजाज़त है और वक्त है, Please, हाँ. लिरिक और पोइट्री की बात हम बार बार कर रहे हैं. राम ने ये बात उठाई और ये बात अहम है, इसको समझने की ज़रूरत है कि क्या ये डिस्टिंक्शन असल में है या सिर्फ लिटरेरी क्रिटिक्स का बनाया हुआ एक आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन है. मेरे ख्याल से फ़र्क तो है, ये जॉन्स हैं, अब वो सब जॉन्स हैं या नहीं ये कहना मुश्किल है. आपने कैफ़ी का जिक्र किया कि कैफ़ी कहते थे कि फ़िल्मों के लिए लिखना, पहले कब्र खोदना और फिर मुर्दा ढूंढना. उस मुर्दा की कभी बाँह बाहर निकल जाती है, कभी पैर बाहर निकल जाता है, फिर उसको खींच तान के उस फिट जो साइज़ की कब्र आपने बनाई है उसमें फ़िट करना होता है. तो लिरिक्स में आपके पास एक संदर्भ, एक कॉन्टेक्स्ट, एक सिचुएशन, एक माहौल, ये सब चीज़ें हैं. मोरा शाम रंग दे दे मुझे, क्या था वो, मोरा गोरा अंग लई ले मुझे शाम रंग दे दे, ये गांव की लड़की ही पढ़ेगी और रात के वक्त ही पढ़ेगी, ये दिन दहाड़े शहर की लड़की नहीं पढ़ेगी. तो जो कॉन्टेक्स्ट है जिस वक्त वो फिल्माया जा रहा है वो भी मायने रखता है. शायर के लिए ऐसी कोई बंदिश नहीं है. शायर अपने जहन से सोचता है, उसके लिए ख्याल काफ़ी है. उस ख्याल को वो किस तरह से ढा रहा है, उसके लिए कॉन्टेक्स्ट, सिचुएशन, सिनेरियो, ये कोई चीज़ मायने नहीं रखती. और एक चीज़ जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, अक्सर ये बातें मैं खुद शायरी रत्ती भर भी नहीं लिख सकती हूँ, लेकिन शायरों से बात करके समझना चाहती हूँ कि उनकी इम्पल्स क्या होती है. जावेद अख्तर ने मुझे एक दफ़ा बताया था कि देखिए, गज़ल लिखना बहुत आसान है, हमारे पास एक टेम्पलेट है,
वो सेंचुरीज पहले 18वीं 17वीं सदी में उसको काफ़ी हद तक परफेक्ट कर लिया गया था। वो 2 लाइन का हमारे पास एक टेम्पलेट है, हम उसमें अपनी ख्याल अपनी वी आर पोरिंग न्यू वाइन इन ओल्ड बॉटल्स एंड दोज बॉटल्स हैव बीन डूइंग वेरी वेल फॉर अस। तो गज़ल लिखना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बल्कि रेख्ता तो आपको एक बड़ा हैंडी सा वो लिस्ट भी दे देती है कि आखिर में आपके पास क्या राइम स्कीम होनी चाहिए। Right. नज़म लिखना मुश्किल है। नज़म की एक एनर्जी है, नज़म कहाँ से शुरू होती है और नज़म कहाँ ख़त्म होगी, ये जावेद अख्तर का कहना है कि अक्सर शायर को ख़ुद नहीं पता। वो नज़म कहाँ चलती है, वो किधर जाती है और वो किस तरह से ख़त्म होगी, वो 2 पेज में चलेगी, 3 पेज या आधे पेज में भी अपनी बात कह के ख़त्म हो जाएगी, ये शायर पहले से नहीं कह सकता। और लिरिक में ये कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, वो इन सब चीज़ों से मतलब वो कुछ दूसरी ही रिस्ट्रिक्शंस हैं उसकी। राइट और इस वक्त में हम रेडियो पे इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि पोइट्री जो कि मेरे ख़्याल से एक ऐसी चीज़ है जो कभी मरती नहीं, वो रेडियो पे उसको इंट्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल है हमारे करंट फॉर्मेट में। और जिस तरह से वहीं बादशाह भी चलेगा और वहीं फैज़ भी चले, बहुत मुश्किल हो जाता है उसी प्लेटफॉर्म पे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपनी बातों से, और हम लोग बहुत कम होते चले जा रहे हैं। पहले बहुत प्राइड के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता था घर में कि अरे इसको पोइट्री भी आती है, लेकिन अब वही चीज़ जो है वो छुपा दिया जाता है कि ये शायरी वायरी करता है, इसको छुपा दो, इसको मेहमानों के सामने मत लाना। बट मैं आखिर जहाँ से करना चाहूँगी वो ये कि अगर मुझे अपने कमरे में 2 लाइंस अपनी आँखों के सामने लगानी होती तो वो कौन सा शेर होता या वो कौन सी 2 लाइंस होती। जैसे मेरे लिए शैलेंद्र की वो लाइंस की अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस वो फिर आए ना आए, मौसम बीता जाए, मैं ये लगा लूँगी और इससे बस इसको देख के मैं अपनी ज़िंदगी चला लूँगी, इसमें सब कुछ है मेरे लिए। तो वो 2 लाइंस आपके लिए कौन सी हैं? और राम आपको तो ये मैं ऑप्शन ही नहीं दूंगी, आपको तो गाना ही है, और आपके लिए मैंने आसान कर दिया। आप कह रहे थे कि मुश्किल है और आप, लेकिन मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ। ये कह रहे हैं क्या राम, कह रहे हैं कि सबसे मुश्किल वाला देखो अब तुम पे फेंक दिया इन्होंने। इतनी ज़्यादा लाइनें आपको पसंद होती हैं कि क्या बताया जाए, लेकिन मेरे ख़्याल से हम लोग देख रहे हैं कि 4 लोगों को फांसी लगनी है दिल्ली में, वो नहीं लग पा रही है, वो नहीं लग पा रही है, वो नहीं लग पा रही है, नहीं लग पा रही है। एक आदमी और था जिसको फट से फांसी लग गई थी, और अगर आपने जो जेलर उसको ले करके तख्त तक गया, उसकी अपने बायोग्राफी अभी हाल में निकली है, द ब्लैक वारंट नाम से, उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा क्या है, गुप्ता जी नाम है उनका जी। हाँ, ये मेरठ से हैं और वो जेल में यहाँ लीगल ऑफिसर थे और उन्होंने बहुत सारी फांसियाँ देखी हैं, शायद मैक्सिमम फांसियाँ उन्होंने देखी हैं। तो उनका कहना है कि वो आदमी जिसको फट से फांसी दे दी गई थी, जब उसको ले जा रहे थे फांसी के तख्ते की तरफ, तो उसने 2 चीज़ें कही थी। एक तो यार तुम मेरी तरफ देखते रहना, तुम देखते हो तो मुझे बड़ी शक्ति मिलती है, और मैं एक गाना गाऊंगा। तो उसने कहा क्या गाना गाओगे यार, तुम तो भगत सिंह हो रहे हो। तो उसने कहा हाँ मुझे गाने देना। मैंने कहा भैया बिल्कुल गाओ। और वही गाते गाते गया था, अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, ये दिल ये जान ज़माने के लिए, अपने लिए। मेरे ख्याल से शायद सुपर्ब सुपर्ब। कुर्बान साहब आप बताएं। बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि आप बीवी के सामने कुछ और गा रहे होते हैं और गर्लफ्रेंड के सामने कुछ और। लेकिन ये मैं फिर वही कहूँगा कि शायरी जो है वो एक शेयर इमेजिनेशन है, और आप किस तरह से इमेजिन कर रहे हैं। लेकिन आपके पास सिर्फ 2 ही लाइंस की चॉइस होती है। नहीं मैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा वाक़या अगर आप मुझे इजाज़त दें तो 30 सेकंड में सुनाऊंगा। मैं BBC के बुश हाउस में काम कर रहा था, 44 ज़बानों में उस ज़माने में ब्रॉडकास्ट हुआ करता था। तो एक सुहाली ज़बान का प्रोड्यूसर आया और मुझसे बोला कि ये एक लिरिक, एक गाना उसने मुझे मेरे सामने रोमन में लिखा हुआ था कि एहसान होगा बड़ा मुझ पर, अपनी पलकों की छाँव में रहने दो। तो मैंने कहा कि भाई इसका ट्रांसलेशन बड़ा मुश्किल है, हो नहीं सकता। अगर हाउ कैन इट पॉसिबल, एवरीथिंग कैन बी ट्रांसलेटेड।
उसने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया, तो मैंने जो मेरी नाक़िस अक़ल में आया उस वक्त वो मैंने लिख दिया कि इसमें पोइट ये कह रहा है कि लेट मी लिव अंडर द शेडो ऑफ योर आई लैशेस। तो वो चौंक गया, एकदम चीख पड़ा, बोला कि हाउ कैन इट पॉसिबल। तो मैंने कहा भाई ये पोइट्री है, ये असलियत नहीं है, तो इसको असलियत में मत लो। लेकिन देखिए, मैं तो आपको बताऊं कि शहरयार का दीवाना हूं मैं, और उनकी जो गज़लें हैं उमराव जान में, वो मेरी पसंदीदा शायरी है, और उसी को मैं सुनता हूँ, गुनगुनाता हूँ। दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, और इन आँखों की मस्ती के मस्ताने तो हज़ार। आपने वही चुन लिया जो बीवी के सामने भी चल जाएगा और गर्लफ्रेंड के सामने भी चल जाएगा। मुश्किल है अभी भी कहना। हैरत है कि आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि मेरा ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट है। मैं इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में काम करती थी, और अपने डेस्क के पास वाकई मैंने ये 2 लाइनें लिख के लगाई हुई थी। लोग अक्सर पूछते थे, उर्दू स्क्रिप्ट तो लोग पढ़ नहीं पाते हैं, लोग पूछते थे क्या लिखा है, और जब मैं शेर पढ़ के सुनाती थी तो लोगों को हैरत होती थी क्यों है ना। आई वाज फेयरली यंग देन कि ये ज़रा एक डिप्रेसिंग सा शेर है। शेर ये था, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। मुझे इसमें रत्ती भर कोई चीज़ ना डिप्रेसिंग लगती है ना सिनिकल लगती है। मुझे लगता है कि जन्नत का तसव्वुर सिर्फ वो नहीं जो आखिरत के बाद आएगा। जन्नत कोई भी हो सकती है, कोई भी खुशी का मौका हो सकता है, ज़िंदा रहते वक्त भी जन्नत हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो Now I'm supposed to sing randomly. या एब्सोल्युटली। Okay. What? हम जो कहेंगे आप कह You can देंगे give you नहीं। context, Shaheen Bagh. I'm not allowed to sing that. चलिए भाई कॉन्टेक्स्ट बदल लीजिए। I think Bande. We haven't heard Bande Okay, in a listen, long I can sing time. Bande, but the thing is that Bande is a song. That is- its tune is like an आदिवासी song. तो मतलब एक ही line repeat होता है 10 बार, ठीक है? It makes sense when there is a whole band playing and so on and so forth. See, I Otherwise, told to you, if say- I'll ask you, then you'll say, I won't sing this, then you sing whatever you want to sing, but sing it with all your heart. It's okay, मैं it's ले okay. यार फिर वो बहुत कुछ होगा ना, एक स्टैंड लगेगा, एक Tune दूसरा करवाना। स्टैंड लगेगा, बहुत कुछ होगा। रहने दो, ऐसे ही गा देते हैं, कोई नहीं भाई, रहने दे। आपका टाइम जा रहा है, आप आगे निकल जाओगे। So I want to sing something which is not anything to do with poetry in that sense. It's Sure, what absolutely. how you can take an existing song and change it to mean something else, right? So I don't know if you guys have heard it, but I am part of this thing called Aisi Taisi Democracy, and we sometimes take existing Hindi film songs, very often, and change them into other songs. And since we are in Delhi, and she has just coughed, and I've been coughing for the last few days, I'll sing a song about pollution, you know. और मैं एक्चुअली जैसे मैं कह रहा था कि ऐसी तैसी में हम लोग एक साथ लिखते हैं, तो जब मैंने बोला था वरुण को कि मैं पोल्यूशन पे गाना गाना चाहता हूँ, उसका पहला इंस्टिंक्ट ये था कि यार सांसों की ज़रूरत है जैसी गा दे। तो so now I thought about it and said no, but that's the only line. So what we then sang is पल पल पोल्यूशन में मैं रहता हूँ, लंग्स में लग गई जंग ये कहता हूँ, पल पल पोल्यूशन में मैं रहता हूँ। नो दिस इज ग्रेट। देन हर शाम AQI जब मैं चेक करता हूँ, एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव सी फिर आह भरता हूँ। मैं सांस लेता हूँ तो खांसी आती है, पहले मैं रोता था अब हंसी आती है। मैं एस्थमा की नाली में खुल के बहता हूँ, पल पल। So this is, you know. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you. I mean, I hate to end a session on poetry with this murder of some nice lyrics. No, please. Because I love this song, and whenever we do this, forever this song is gone type एक चाकू घुसता है मेरे अंदर।
No, this was awesome. This was awesome. Thank you so much. I think I'm waiting for that day जब हमारी कंट्री में एक ऐसा रेडियो स्टेशन होगा जो सिर्फ और सिर्फ पोइट्री पे चलेगा और वो कामयाब भी होगा. I think that will be the day when we would get, you know, these dignitaries back here and discuss. Thank you so much for being here, and thank you so much for giving me the opportunity to interact with each one of them. Thank you so much.